गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 95 है यूपीपीएससी आरओ के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर प्लस एक दो प्रश्न इसमें जीएस के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 प्रश्न है इसमें, इन सभी की प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। बाकी प्लेलिस्ट बना रखी है इसकी, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आरओ के लिए आता है वहाँ पहुँच सकते हैं। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है अपना, भी सोचना कि आंसर क्या होगा। हाल ही में सीवी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल यानी गवर्नर नियुक्त किया गया है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, गुजरात। अभी सीवी आनंद बोस को हाल ही में जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है उसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल होना चाहिए ना यहाँ। देखिए, हाल ही में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और राष्ट्रपति भवन ने 17 नवंबर 2022 को इस संबंध में एक विज्ञप्ति जारी की। सीवी आनंद बोस की बात करें तो केरल कैडर के 1977 बैच के जो है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में डॉक्टर सीवी आनंद बोस मेघालय सरकार के सलाहकार हैं। ये नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीएससी आरओ के लिए। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वर्ष 2022 में उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण की मेजबानी की? ठीक है, ये जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं हमारे, इनकी बात हो रही है। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण की मेजबानी किसने की है? मणिपुर, असम, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश? बताइए किसने किया। इसका उत्तर ना तो असम है, ना तो उत्तर इसका अरुणाचल प्रदेश है। इसका आंसर या तो मणिपुर है या मेघालय। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। देखिए, वर्ष 2022 में 30 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक यानी अभी हाल ही में उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण की मेजबानी की मेघालय ने, मेघालय के शिलोंग में। ठीक है, मणिपुर जो है इसमें कुल 240 पदकों के साथ समग्र टीम चैंपियनशिप के रूप में उभरा और असम ने कुल 203 पदकों के साथ दूसरा स्थान इसमें हासिल किया। ठीक है, यानी चैंपियन कौन रहा? मणिपुर। दूसरा स्थान प्राप्त किया असम ने और तीसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश का रहा। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों के तीसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। विश्व दूरदर्शन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दूरदर्शन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टॉयलेट डे तो 19 नवंबर को मनाते हैं। विश्व दूरदर्शन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दूरदर्शन दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को। तो विश्व दूरदर्शन दिवस प्रतिवर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। और दूरदर्शन यानी एक तरह से टेलीविज़न के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1996 में इस दिवस को मनाए जाने की पुष्टि की गई थी। इसका उद्देश्य है प्रमुख आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे विश्व के ज्ञान में वृद्धि करना। यूनेस्को ने टेलीविज़न को संचार और सूचना के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में पहचाना है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1996 में 21 और 22 नवंबर को विश्व के प्रथम टेलीविज़न फोरम का आयोजन किया था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। जैविक ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंग्लिश में बोलते हैं इसको, किसके लिए एक मापदंड है? रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापने के लिए, वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण के आमापन के लिए या उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तर के आकलन के लिए। बीओडी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का प्रश्न है ये। देखिए, यह है जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए यानी ऑप्शन नंबर सी। तो हिंदी में बोलते हैं इसको जैविक ऑक्सीजन मांग, इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी शॉर्ट में। एक निश्चित अवधि में एक निश्चित तापमान पर जल के दिए गए नमूने में कार्बनिक पदार्थ को विघटित करने के लिए वायुजीवी यानी एरोबिक जीवों द्वारा आवश्यक घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है। और बीओडी जल में प्रदूषित जैविक सामग्री के लिए सबसे आम उपायों में से एक है। बीओडी जल में मौजूद सड़ने योग्य कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को इंगित करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बोल्ड जो कर रखी है, इसलिए
कम बीओडी अच्छी गुणवत्ता वाले जल का सूचक है, जबकि उच्च बीओडी प्रदूषित जल को इंगित करता है। तो ये एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में अगर इसकी बीओडी उच्च है तो इसका जल प्रदूषित है, यानी ऑक्सीजन की कमी है, मछलियाँ मर जाएंगी, ठीक है, और जलीय जीवों को हानि होगी वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। करंट अफेयर्स का सवाल है। आधार कार्ड का उपयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण पत्र के रूप में नहीं किया जा सकता। पहला स्टेटमेंट यह है। एक बार जारी होने के बाद आधार संख्या को जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा निष्क्रिय किया जा सकता है। कौन सा सही है इसमें? क्या आपके पास जो आपका आधार कार्ड है वो नागरिकता के लिए प्रमाण पत्र नहीं है क्या, या है? बिल्कुल नहीं है। UIDAI के अनुसार आधार जो है वो नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है। गलत है पहला स्टेटमेंट, मतलब सही है पहला स्टेटमेंट, ठीक है। और एक बार जारी होने के बाद आधार संख्या को जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा निष्क्रिय भी किया जा सकता है, ये भी सही है। नागरिकता प्रमाण पत्र है आपका डोमिसाइल यानी स्थायी प्रमाण पत्र, और पासपोर्ट आपका अगर है तो ये करेक्ट है। फिलहाल दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो आधार प्लेटफॉर्म सेवा प्रदाताओं को निवासियों की पहचान को सुरक्षित और त्वरित तरह से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रमाणित करने में मदद करता है आधार कार्ड, ठीक है, जिससे सेवा वितरण अधिक लागत प्रभावी एवं कुशल हो जाता है। भारत सरकार और UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार आधार नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। देखिए UIDAI ने आकस्मिकताओं का एक सेट भी प्रकाशित किया है जो उसके द्वारा जारी आधार अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है। मिश्रित या विषम बायोमेट्रिक जानकारी वाला आधार निष्क्रिय किया जा सकता है, और आधार का लगातार 3 वर्षों तक उपयोग न करने पर भी उसे निष्क्रिय किया जा सकता है। इसलिए दूसरा भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाता है। यह है वर्ड ज्योग्राफी का प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ही सही समझ लेता है बस, ठीक है, और 3 गलत समझ लेता है। यह भौगोलिक विशेषता, यह क्षेत्र एबिसिनी पठार या एबिसिनियन पठार अरब में, एटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, गुयाना उच्च भूमि साउथ वेस्ट अफ्रीका, ओकावांको द्रोणी पेंटागोनिया। देखिए इसमें 3 चीज़ें अफ्रीका में, एक चीज़ है साउथ अमेरिका में यानी दक्षिण अमेरिका में। तो एबिसिनियन पठार ये अफ्रीका में है, ठीक है, इथोपिया अफ्रीका अरब में नहीं है। और ओका वांगो द्रोणी ये भी जो है अफ्रीका में ही है। गुयाना उच्च भूमि यह है साउथ अमेरिका में। बाकी एटलस माउंटेन UPSC भी प्रश्न कर चुकी है इस पर, तो PCS में तो पूछते रहते हैं इसको। एटलस माउंटेन कहाँ पर है? अफ्रीका में। अफ्रीका में भी कौन से अफ्रीका में? उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में। तो एबिसिनियन पठार की बात करें तो अफ्रीका इथोपिया में है ये, और समुद्र तल से 1338 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पठार है। एटलस पर्वत या माउंटेन की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में पर्वतों की एक श्रृंखला है जो आमतौर पर दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक चलती है, और यह मागरेब यानी अरब दुनिया का पश्चिमी क्षेत्र मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया देशों के की भूगर्भिक सीमा बनाता है, ठीक है, एटलस माउंटेन। बाकी गुयाना हाईलैंड्स की बात करें यानी गुयाना उच्च भूमि की बात करें तो उत्तर दक्षिण अमेरिका का वह क्षेत्र है जहां ब्राज़ील, गुयाना और वेनेजुएला माउंट रोरिमा में मिलते हैं, और यह ओरिनिको तथा अमेजन नदी घाटियों और गुयाना के तटीय तराई क्षेत्रों से घिरा हुआ है। तो दूसरा वाला करेक्ट है। बाकी ओकावांगो नदी द्रोणी की बात करें, नदी बेसिन की बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका में चौथी सबसे लंबी नदी प्रणाली है, और यह दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाने वाला एक एंडोरिक बेसिन है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। कौन से 2 देश अपनी आबादी के घटते क्रम में चीन और भारत का अनुसरण करते हैं? ब्राज़ील और अमेरिका, नेपाल और बांग्लादेश, कनाडा और मलेशिया, या अमेरिका और इंडोनेशिया? घटते क्रम की बात हो रही है यानी चीन और भारत के बाद जिनकी आबादी होगी उस वही आंसर है। तो 2023 में तो वैसे भारत ही होने वाला सबसे अधिक आबादी वाला देश। तो चीन, भारत, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, और उसके बाद आना चाहिए इंडोनेशिया चौथे पर। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेपाल की तो कहाँ टॉप 10 में नहीं है।
देखिए विश्व आबादी घटते क्रम में यदि देखें तो चीन सबसे पहले है, उसके बाद है भारत, तीसरे पर है अमेरिका और चौथे पर है इंडोनेशिया, पाँचवें पर होगा ब्राज़ील और उसके बाद है पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश और अंत में है नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। एक कानून जो कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकरण को कानून के आवेदन के मामले में एक अनियंत्रित और असीमित विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है? अनुच्छेद 50, 28, 32 या 14। ये तीनों के तीनों आर्टिकल आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, FR हैं, और ये है राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत। तो आंसर इन तीनों में से एक होना चाहिए और आंसर है डी। देखिए एक कानून जो कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकरण को कानून के आवेदन के मामले में एक अनियंत्रित और असीमित विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। और आर्टिकल 14 में क्या है, 50 बार आपको बताया होगा। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत क्या है, विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। संविधान का यह जो अनुच्छेद है वो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों के लिए समान व्यवहार का उपबंध करता है। और यह अवधारणा जो है किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकार के अभाव को दर्शाता है। इसका तात्पर्य देश के अंतर्गत सभी न्यायालयों द्वारा प्रशासित कानून के सामने सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे वह व्यक्ति अमीर हो या गरीब, सरकारी अधिकारी हो या कोई गैर सरकारी व्यक्ति, कानून से कोई भी ऊपर नहीं है। ठीक है, कानून के समान समता या समानता। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी एक भेदभाव के रूप में अस्पृश्यता के विरुद्ध सुरक्षा को शामिल करती है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार। 6 मूल अधिकार हैं। कौन किस किस आर्टिकल में बताया है कई बार। तो यहाँ राइट टू इक्वालिटी होगा, यानी समानता या समता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। और यह है 14। देखिए समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के तहत नागरिकों को कानून के समक्ष समानता, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान और सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा की गारंटी देता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी आर्टिकल 17, ठीक है, अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। और अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोग्यता को लागू करना जो है अपराध होगा, जो कानून यानी विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो डी करेक्ट है। बाकी ये चीज़ याद रखिएगा, ये 6 मूल अधिकार हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जैसे कि समानता का अधिकार राइट टू इक्वालिटी अनुच्छेद 14 से 18 में है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, जिसको भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है संविधान का। अब आते जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। भारत में मतदान करने और निर्वाचित होने का अधिकार कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार? यानी फंडामेंटल राइट्स है क्या, नेचुरल राइट है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है क्या, या लीगल राइट है क्या? संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, क्योंकि एक लाइन में आंसर देना तो सबसे अच्छा उत्तर संवैधानिक अधिकार है। देखिए भारत में मतदान का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 326 में निहित है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। और निर्वाचित होने के अधिकार के तहत संविधान में जो है संसद सदस्य अनुच्छेद 84, राज्य विधानमंडलों के सदस्य अनुच्छेद 173, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता का प्रावधान किया गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू वोट 326 के तहत। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? यूपीएससी में भी प्रश्न पूछा गया है, ये यूपी पीसीएस में भी पूछा गया, दूसरे स्टेट के पीसीएस में भी कई बार पूछा गया। इसका उत्तर है डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत।
तो भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निर्देशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा का स्रोत है स्पेनिश संविधान, जहां से आए आयरिश में और आयरिश से आए भारत में। 12वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अलावा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों और प्रावधानों को दर्शाता है या प्रतिबिंबित करता है? प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। 1 2 3 वाला भी आंसर इसमें एक प्रस्तावना भी है, मौलिक कर्तव्य भी है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी हैं। प्रियम्बल इंग्लिश में इसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डी। तो भारत के संविधान में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों और प्रावधानों का प्रतिबिंबित प्रस्तावना, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और है मौलिक अधिकार आर्टिकल 51। कई बार बताया ये, इनको जो है पढ़ लीजिएगा, एक फ्रेम में आ गए। ठीक है, जो प्रस्तावना है हमारी वो जो है उसमें न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, समानता और स्वतंत्रता भी जो है ये सिद्धांत को दर्शाती है। बाकी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो कुछ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो मानव अधिकारों के साथ तालमेल बिठाते हैं वो इस प्रकार है, जैसे कि अनुच्छेद 38 कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 39 असमानताओं को कम करना, अनुच्छेद 39 का ये मुफ्त कानूनी सहायता, अनुच्छेद 41 रोजगार, बीमार, विकलांग और वृद्ध व्यक्तियों जैसे समाज के कमजोर वर्ग का समर्थन करना, ठीक है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। बाकी एक अनुच्छेद 43 है जिसमें निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करना। बाकी मौलिक कर्तव्य तो कई बार बताया होगा, बाद में जोड़े गए, ठीक है। जब जोड़े गए तो 10 थे, 11वां एक बाद में जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत में संपत्ति का अधिकार की क्या स्थिति है? ये कानूनी अधिकार है पहली बात तो, और दूसरा वह है ये मौलिक अधिकार है क्या? तो पहली बात तो ये कानूनी अधिकार है, और कौन सा केवल नागरिकों के लिए है या किसी भी व्यक्ति के लिए है ये? ठीक है, किसी भी व्यक्ति के लिए कानूनी अधिकार है ये, क्योंकि केवल नागरिकों के लिए तो कई बार बताया आर्टिकल 15 है, 16 है, ठीक है, 19 है, 29 है और 30 है, ये केवल भारतीयों के लिए है। तो संपत्ति के अधिकार को देखिए, वर्ष 1978 में जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से इसको लीगल राइट बना दिया गया। और 44वें संविधान संशोधन से पहले यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट्स था, मौलिक अधिकार था, परंतु इस संशोधन के बाद इस अधिकार को अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक विधिक अधिकार यानी लीगल राइट बना दिया गया। तो पहले कहाँ था? अनुच्छेद 21 में था, अब कहाँ है? यहाँ है, और इसको ही पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। 9वीं अनुसूची को भारत के संविधान के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रस्तुत किया गया? जब मूल संविधान बना था तो 8 अनुसूची थी, ठीक है। तो प्रथम संविधान संशोधन हुआ तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, फिर 10वीं जोड़ी, फिर 11वीं जोड़ी, ऐसी 12वीं जोड़ी। किस किस से जोड़ी हैं वो भी एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो 1951 की बात है, अब समझ जाओ प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम। देखिए, 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों को शामिल किया गया जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, और इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और पहले संशोधन में अनुसूची में 13 कानून जोड़े गए। वर्तमान में इसमें जो है 284 विषयों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारत ने वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक यानी पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 को किसके दायित्वों का पालन करने के लिए अधिनियमित किया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन या व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, विश्व व्यापार संगठन। देखिए, भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन, एक प्रकार की बौद्धिक संपदा है
विश्व व्यापार संगठन बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलू के समझौतों के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों को मान्यता प्रदान करती है, यानी WTO। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, यही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक टीकाकरण योजना है। इंद्रधनुष के 7 रंगों को दर्शाते हुए इसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक उन सभी बच्चों को कवर करना था जो या तो अशिक्षित हैं या फिर जिन्हें डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी सहित 7 टीकों से बचाव योग्य बीमारियों के खिलाफ आंशिक रूप से टीका लगाया गया है। यह जो मिशन है वो तकनीकी रूप से WHO, यूनिसेफ, रोटरी इंटरनेशनल और अन्य दाता भागीदारी द्वारा समर्थित है। तो विकल्प ए करेक्ट है, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। हिस्ट्री का प्रश्न है ये, और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चन्हूदड़ो, सोहगोरा, कोटदीजी, देसलपुर। चन्हूदड़ो हड़प्पा स्थल है। कालीबंगन अगर होता वो तो है ही, ठीक है। मोहनजोदड़ो होता वो भी था। कोटदीजी भी है, देसलपुर भी है। सोहगोरा नहीं है। सोहगोरा नहीं है क्योंकि सोहगोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में तांबे की प्लेट शिलालेख के लिए जाना जाता है, जिसे मौर्य काल का स्थल माना जाता है। तो हड़प्पा स्थल नहीं है सोहगोरा। बाकी कोटदीजी की बात करें तो अब पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में है ये, और सिंधु नदी के पूर्वी तट पर एक प्रारंभिक हड़प्पा स्थल था जिसकी खुदाई वर्ष 1955 और 1957 के बीच की गई थी। पाकिस्तान में चन्हूदड़ो और गुजरात में देसलपुर परिपक्व हड़प्पा स्थल हैं, ठीक है। चन्हूदड़ो पाकिस्तान में, कोटदीजी पाकिस्तान, देसलपुर हो गया गुजरात का, और सोहगोरा है गोरखपुर का एक ताम्र स्थल मौर्य काल का। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, और प्रश्न है कि हाल ही में किस देश द्वारा हासोंग 17 मिसाइल का परीक्षण किया गया? मलेशिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये, तूफानी एकदम, किंग जोंग की, ठीक है। उत्तरी कोरिया इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, हाल ही में उत्तर कोरिया ने यानी नॉर्थ कोरिया ने हासोंग 17 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने वाली। देखिए, हासोंग 17 उत्तर कोरिया की अब तक की सबसे बड़ी मिसाइल होने के साथ ही विश्व की सबसे बड़ी रोड मोबाइल तरल ईंधन वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, और यह मिसाइल 15,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। 15,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल दिवस मनाया जाता है नवंबर में, 20 नवंबर को, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, विश्व बाल दिवस विश्व में बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और कल्याण के लिए 20 नवंबर को मनाया जाता है, और यह सबसे पहले वर्ष 1954 में मनाया गया था, और इसी तिथि को 1989 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों के लिए अभिसमय अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतिम प्रश्न है। यह प्रश्न है कि कामेंग जल विद्युत परियोजना, जिसका हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? असम, लक्षद्वीप, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश? कामेंग जल विद्युत परियोजना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। देखिए, कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में स्थित है, और कामेंग जल विद्युत परियोजना 600 मेगावाट एक रन ऑफ द रिवर योजना है, और अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। और यह नेपको लिमिटेड द्वारा शुरू की गई परियोजना है। तो 20 प्रश्न थे ये, लगभग 50-50% का रेशियो करंट और स्टैटिक जी के इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न RO ARO की परीक्षाएं पूछे जाते हैं। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का PDF भी प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके। धन्यवाद।